हेलो दोस्तों, आपका नेचुरल एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि BA 6 सेमेस्टर का 2023-24 में पेपर हुआ है। और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है। जो बच्चे को पेपर दे के आए हैं उनके लिए फुल सॉल्यूशन है, और जो बच्चे आने वाला एग्ज़ाम देंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के लिए, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हर साल 100 में से 10 to 20 क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अब, व्हाई इज लिटरेसी रेट लो इन दी फीमेल्स? महिलाओं में साक्षरता दर कम क्यों रहती है? समान शिक्षा के अवसरों की कमी, परिवहन सुविधाओं का अभाव, बुनियादी ढांचे की कमी, आय की कमी। तो आंसर होगा लैक ऑफ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। पहले क्या था, और महिलाओं को पुरुषों से कम जो है पढ़ाई के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ और अवसर मिलते थे, इस कारण जो है उनके पास साक्षरता दर कम है। ट्रांसपोर्ट तो सबके लिए समान है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी समान है, इनकम भी, आय की कमी तो सबके लिए बराबर ही है। तो आंसर है समान शिक्षा में अवसरों की कमी। दूसरा है, vulnerability to poverty is determined by the option for finding alternatives living in terms of। गरीबी के प्रति भेद्यता के संदर्भ में वैकल्पिक जीवन खोजने में विकल्पों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो एसेट्स भी की जाती है, एजुकेशन भी होता है, हेल्थ भी होती है, यानी संपत्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों होता है। तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। तीसरा है आपका, व्हाट इज़ द इंडिया पोजीशन इन साइंटिफिकली एंड टेक्निकली मैन पावर इन द वर्ल्ड? तो इंडिया की जो साइंटिफिकली एंड टेक्निकली मैन पावर इन द वर्ल्ड में रैंकिंग है वो तीसरे नंबर की है। आंसर है थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रेडिएटर्स इज नॉट लुक्ड बाई अ सोशल साइंटिस्ट फॉर पावर्टी? गरीबी के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रेडिएटर नहीं देखा जाता? साक्षरता दर नापने के लिए क्या नहीं देखा जाता? तो साक्षरता दर के लिए साक्षरता लेवल यानी लिटरेसी लेवल भी देखा जाता है, लैक ऑफ हेल्थ के एक्सेस टू हेल्थ केयर स्वास्थ्य का भी देखा जाता है, पेयजल का भी देखा जाता है, लेकिन देखा नहीं जाता है तो आपका लैक ऑफ एक्सेस टू सी मूवीज़ एंड गो रेस्टोरेंट, क्योंकि ये हर आदमी नहीं देखता है, फिल्म देखता और रेस्टोरेंट जाता। सब आदमी रेस्टोरेंट थोड़ी जाता है, जिसके पास कमाई है वही जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वे डिटरमाइंड बाय द पॉवर्टी लाइन? तो पॉवर्टी लाइन NSSO कर देखता डिटरमाइन करता। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2005 में लाया गया था। 2005 इसका आंसर सही होगा। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन अभी 6 वाला था नरेगा, वही चीज़ उसका आंसर 7th वाले में दे दिया गया। तो जब भी आप पेपर देखिए तो सबसे पहले 1 से 100 तक का सारा पेपर देख लीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा होगा। अंडर द नरेगा 2005 all those who are able to and are need to work are guaranteed of employment in year by the government। तो जो नरेगा में थे उन सभी लोगों को सरकार ने काम की जो द्वारा 1 वर्ष में कितने सरकार गारंटी दी थी? तो 100 दिन की गारंटी दी थी। इसमें से संगठित क्षेत्र के लिए कौन सा कथन सही है? तो संगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं, उनको जो है कोई डर नहीं रहता है कि काम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि उनका जो है काम पक्का रहता है। उनसे केवल एक निश्चित घंटे में काम करने की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा जो भी उनका है वो पक्का रहता है। यदि वे अधिक काम करते तो उन्हें नियोक्ता द्वारा ओवर टाइम भुगतान करना पड़ेगा। यस, इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। बिल्कुल, तो इसीलिए सब होगा। इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। The unorganized sector is characterized by small scattered units which are largely outside the control of the dash।
असंगठित क्षेत्र में विशेषता छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ किसके नियंत्रण से बाहर है? तो सरकार के, गवर्नमेंट। इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अभी संगठित क्षेत्र की बात हुई थी, अब असंगठित क्षेत्र का क्वेश्चन पूछा है। इस सेक्टर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं और खुद से जुड़े होते हैं। संगठित क्षेत्र में सबका काम बंधा था, इसमें किसी का बंधा नहीं है। इसमें भी रोजगार सुरक्षित नहीं, उसमें रोजगार सुनिश्चित था। और उसमें क्या था कि जो हम ओवर टाइम करेंगे उसमें हमको मिलेगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी असंगठित क्षेत्र में हम जब तक हमारा मन करेगा काम कराएंगे, नहीं मन करेगा नहीं कराएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी है। अब देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मीन्स आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति जो बेचता है वही दूसरा खरीदना चाहता है, यानी हमको जिस चीज़ को हटाना है वो सामने वाला उसी को लेना चाहता है। यही है ए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इन दी बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड without the use of money, double coincidence of want essential feature। एक वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ पैसे के उपयोग के बिना वस्तुओं को सीधे आदान होता था, चाहतों का दोहरा संयोग आवश्यक विशेषता है। बिल्कुल है। अभी बात हुई है कि जो एक व्यक्ति बेचना चाहता है वही दूसरा व्यक्ति खरीदना भी चाहता है। इन इंडिया डैश इशू करेंसी नोट्स ऑफ बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं बताना चाहता हूँ, आरबीआई होगा, किसी भी देश में जो भी करेंसी छपती है वो देश का सेंट्रल बैंक छापता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, जो कि राष्ट्रीयकृत हुआ था 1949 में और बना 1935 में था। और मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक की नोट और सिक्का, एक की नोट और सिक्का कौन छापता है? भारत सरकार छापती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एज पर इंडियन लॉ? अपार्ट फ्रॉम आरबीआई नो अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू इशू करेंसी। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में आरबीआई के सिवा किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो मुद्रा जारी कर सके। द लॉ लीगलाइज to use of rupees as a medium of payment then cannot be used in settling transaction in India। कानून भुगतान के माध्यम से वैध मानता है, जिसे निपटारे के अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इंडिया में कोई पैसा लेने से, रुपया लेने से मना नहीं कर सकता है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपीज़। कोई भी भारतीय रुपया लेने से लीगली यानी व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक तौर पे मना नहीं कर सकता है। तो तीनों कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? तो तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, प्राइवेट इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और ये तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ये होती है जिसमें पब्लिक और सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यानी कंपनी और सरकार दोनों हो। तो इसका आंसर होगा पब्लिक एंड बी होगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इन इंडिया विच बैंक इंस्टीट्यूशन हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ द क्रेडिट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़? भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में किन बैंक और संस्थाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो मैं बताना चाहता हूँ, कॉमर्शियल बैंक की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल ऑफ कास्ट रेशियोज गुड्स आर डिफरेंट होता है दोस्त, डिफरेंट। इसका आंसर होगा डिफरेंट। डंपिंग का साथियों क्या अर्थ है? डंपिंग क्या होता है? विदेशियों में कम कीमत पर उनके घरेलू बाजार में उनकी लागत और कीमत से कम कीमत पर माल पे बिक्री करना, या ये
विदेशों में कम कीमतों पर सामान खरीदना और स्थानीय स्तर पर उच्च कीमत। तो इसका आंसर होगा बी, सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस एट देयर होम मार्केट। इसी को साथियों डंपिंग कहते हैं, डंपिंग। इंटरनेशनल एंड ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ। अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारी घरेलू व्यापार में भिन्नता के क्या कारण है? भाई सरकारी नीति के सिवा कोई काम ही नहीं हो पाएगा। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की बात ही अलग है। कारकों की गतिहीनता, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर, बिल्कुल व्यापार में रोक लग जाए अगर कारकों की गतिहीनता हो जाए तब भी डिफर मित्रता के कारण भिन्नता हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो साथियों जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आएगी तो विदेश व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी मॉनिटर करती है, फाइनेंस पॉलिसी फाइनेंस करती है और फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति देखती है। तो जब भी विदेशी स्तर की बात आएगी तब हमारा विदेशी ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसका आंसर सही हो जाएगा। मार्केट इन विच कंट्रीज करेंसीज बे एंड सेल एंड देयर प्राइजेस सेटल ऑन हिज कॉल्ड दी। बाजार जिसमें मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं उनकी कीमतें तय होती है कहलाता है। जैसे यूरो का कहाँ तय होता है, डॉलर कैसे तय होता है, रुपया कैसे तय होता है, रूबल कैसे तय होता है जो रशिया का है। तो जो भी होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से तय होता है, किसी भी देश का हो। तो इसका आंसर है सी। फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज देयर डैश इज कंसिडर्ड बी ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। देशों के विकास की तुलना के लिए उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से क्या है? इनकम है, पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, नन ऑफ दी अबव। तो आय कारण है, जनसंख्या कारण है, जनसंख्यिकी कारण है या उपरोक्त में से तो कोई नहीं। लेकिन सही बात यह है कि आय, क्योंकि जनसंख्या से किसी को कोई मतलब नहीं जी और जनसंख्यिकी से भी कोई मतलब नहीं है। कोई देश कितना विकसित है तभी पता चलता है जब उसके आय का साधन पता चलता है, इनकम की, वहाँ के लोग कितना कमाते हैं और कितना खर्चा करते हैं। फॉर ए कंपेरिजन बिटवीन टू कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट अ सच यूजफुल मेजर। देशों के बीच तुलना के लिए कुल आय इतना उपयोगी माप नहीं है। बिल्कुल सही है। अब इंडिया का जो जीडीपी नापेंगे कुल इनकम तो कई देशों से ऊपर जाएगा, लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है। हम लोग लो उस पे आते हैं, पर कैपिटा ने इनकम हम लोग की लो है। जैसे हम लोग की आबादी 100 करोड़ है और किसी की 20 लाख है। हम लोग 1000 कमा रहे हैं, वो 10,000 कमा रहा है, तो वो अच्छी जीवन जी रहा है कि हम? तो जाहिर सी बात है वो अच्छी जीवन जी रहा है। तो इसके लिए ये सही हो जाएगा ट्रू। अभी वही हमने बात किया है। इंडिया कम्स इन कैटेगरी ऑफ डैश कंट्रीज बिकॉज इस पर कैपिटा इनकम 2012 वॉज जस्ट $1530 पर एनम। हम लोग सिर्फ $1530 पर एनम हमारी पर कैपिटा इनकम है। जैसे 1530 रुपया सिर्फ जो है डॉलर, सिर्फ $1530 हम लोग साल में कमाते हैं, और वही अमेरिका के लोग पर बहुत ही ज़्यादा कमाते हैं। इसीलिए हम लोग की जो कंट्री आती है वो लो मिडिल इनकम में आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे ही सलूशन आप लोगों के बीच ला सकूं। आप सभी इसके बाद ये 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। इसके बाद सेकंड पार्ट कुछ ही देर में आ जाएगा। थैंक यू।